बेंगलुरु की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण आज के कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित कर्नाटक के सम्माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान बसवराज बोम्मई जी, गृह मंत्री कर्नाटक श्री अरगा ज्ञानेन्द्र जी, मेरे साथ मंच पर उपस्थित श्रीमान तेजस्वी सूर्या जी, बेंगलुरु के युवा सांसद श्री वी सोमन्ना जी, डॉक्टर रजनीश गोयल जी, अपर मुख्य सचिव कर्नाटक, प्रवीण सूद, डीजीपी कर्नाटक, श्री प्रताप रेड्डी, पुलिस आयुक्त बेंगलुरु, और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी महानुभाव, आप सभी को नमस्कार। आज मैं मोदी जी ने ही जिसकी कल्पना की थी, इस सेफ सिटी प्रोजेक्ट के बेंगलुरु के पहले चरण के लोकार्पण के लिए आज आप सबके सामने उपस्थित हुआ हूं। मित्रों, कई बार सार्वजनिक जीवन में 12 साल का था तब से मैंने हूं, बहुत सारे लोगों को उद्घाटन करते हुए, लोकार्पण करते हुए मैंने देखा भी है, बहुत सारी चीजों का मैंने लोकार्पण भी किया है। कई साल तक विधायक रहा, सांसद रहा, राज्य सरकार में मंत्री रहा, केंद्र सरकार में मंत्री हूं, पार्टी का अध्यक्ष रहा। तो चलते चलते कई बार ये सारे कार्यक्रम फॉर्मेलिटी जैसे हो जाते हैं, परंतु कुछ कार्यक्रम ऐसे हैं जो आपके साथ मन से जुड़े हुए होते हैं, आपकी इमोशन को टच करने वाले होते हैं, और वो कार्यक्रम हमेशा याद रहते हैं। ये कार्यक्रम भी ऐसा ही है, क्योंकि सेफ सिटी का प्रोजेक्ट हमारे देश की पुलिसिंग को आने वाली समय की चुनौतियों के साथ इसका मुकाबला करने के लिए सुसज्ज करने का प्रोजेक्ट। बेंगलुरु को टैक्स सिटी कहते हैं, तो यहां पर क्रिमिनल भी टैक्स से भी होते हैं, और बेंगलुरु पुलिस को अगर इससे 2 कदम आगे रहना है तो उनके पास कोई चारा नहीं है। उनके साथ उत्तम से उत्तम साधन उपलब्ध होने चाहिए, अच्छे से अच्छे एनालिसिस करने वाले सॉफ्टवेयर होने चाहिए, और एक संवेदनशील मैन पावर का फोर्स होना चाहिए। इसके बगैर बेंगलुरु जैसा शहर सेफ नहीं रह सकता है, लोगों की सेवा नहीं कर सकता है। और मुझे लगता है
कि बेंगलुरु सिटी पुलिस अपने जन अनुकूल नागरिक केंद्रित दृष्टिकोण को जमीन पर उतारने के लिए उनके लिए सेफ सिटी योजना से अच्छा कुछ नहीं हो सकता। इस सेफ सिटी परियोजना आठ शहरों में ट्रायल बेस पर लागू कर रहे हैं और इसके लिए केंद्र सरकार ने 2480 करोड़ रुपया लगभग 2500 करोड़ रुपया खर्च करने का निर्णय किया है। और वो 8 शहरों में से एक अपना बेंगलुरु कि प्रथम चरण के लिए 667 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है। लगभग 4100 कैमरा लग चुके हैं। कैमरा से लैस 8 ड्रोन भी उपलब्ध हो चुके हैं। 96 व्यूइंग सेंटर के साथ कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भी मैं देखकर आया हूं। मैं कह सकता हूं कि भारत के सबसे आधुनिक से आधुनिक कमांड कंट्रोल सेंटर में से एक आज बेंगलुरु का है। ऐसा कोई 30 सुरक्षा द्वीप तैयार किए गए हैं जहां पर कोई भी पीड़ित पैनिक बटन दबाते ही कंट्रोल रूम से जुड़ जाएगा। वो कंट्रोल रूम में बैठा हुआ व्यक्ति उसको देख भी पाएगा, सुन भी पाएगा, असिस्ट भी कर पाएगा और पीसीआर वाहन कुछ ही मिनटों में इसके पास पहुंच जाएगा। इसके साथ साथ 4 मोबाइल फोरेंसिक वाहन भी अब काम कर रही है, जुड़ जाएगी। पूरे बेंगलुरु में 111 स्थानों पर महिला हेल्प डेस्क की व्यवस्था हो जाएगी। इसके साथ ही रानी चेन्नम्मा टीमों की तैनाती की गई है और ये आपके सीपी जो है वो कुछ उधार नहीं रखते। मैं प्रेजेंटेशन देख रहा था, मैंने उनको कहा कि भाई फोर्स तो बना ली मगर ट्रेनिंग का क्या। तुरंत लिंक में गए और शारीरिक ट्रेनिंग भी बता दी और उनको संवेदनशील बनाने की भी ट्रेनिंग का मुझे हिस्सा बता दिया। तो मुझे बहुत आनंद है क्योंकि कितना भी फिट पुलिस बैन न हो, कितनी भी फिट पुलिस टीम क्यों न हो, मगर संवेदनशीलता नहीं है तो वो लोगों की सेवा कभी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सेवा करने का भाव संवेदनशीलता से ही उत्पन्न होता है। और बेंगलुरु पुलिस ने ये काम भी किया है। 224 4 व्हीलर, 448 2 व्हीलर और ये सारों को इंटीग्रेट कर कमांड सेंटर के साथ जोड़ने का काम आज समाप्त हो चुका है। मैंने उनको पूछा कि भाई तो आप देखते रहेंगे आगे क्या, तो ढेर सारे एनालिसिस करने वाले सॉफ्टवेयर को भी इसके अंदर जोड़ा गया है।
मैंने 2-4 क्वेरियां भी की। सारी क्वेरी को उन्होंने मुझे वहीं पर बता दिया कि किस तरह से फर्जी नंबर प्लेट है तो भी आइडेंटिफाई हो जाएगा, किस तरह से गुनहगार है तो भी आइडेंटिफाई हो जाएगा, और किस तरह से अलग प्रकार का चोरी का व्हीकल है, चोरी किया हुआ व्हीकल है, वो भी आइडेंटिफाई हो जाएगा और उसको पकड़ने की पूरी व्यवस्था है। ढेर सारी सुविधाओं को एक साथ जोड़कर ये इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल स्टेशन बनाया गया है, सेंटर बनाया गया है, और आज इसके साथ साथ 112 नए होइसला वाहनों को भी जोड़ा गया। और अभी मुख्यमंत्री जी और मैं इसका लोकार्पण भी कर आए, और 112 को बहुत अच्छे तरीके से मोदी जी की जो कल्पना है इसको जमीन पर उतारने वाले राज्यों में से कर्नाटक एक राज्य है। लगभग 31 जिले कमांड केंद्र के साथ 112 के साथ जुड़ गए। तो बहुत बड़ी उपलब्धि। मैं राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज जी, राज्य के गृह मंत्री ज्ञानेंद्र जी और राज्य के डीजीपी महोदय को बहुत बहुत बधाई और अभिनंदन देना। योजना एक कागज पर बनना, पिसमिल इसका इम्प्लीमेंटेशन होना और कोऑर्डिनेशन के बगैर सारी योजनाएं धुल में मिल जाना हमारे देश में कोई नई बात नहीं है। मगर योजना का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, फंड का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, एक साथ टुकड़ों में नहीं, होलिस्टिक अप्रोच के साथ इसका इम्प्लीमेंटेशन और उसके रख रखाव की, मेंटेनेंस की व्यवस्था एक कर योजना को लॉन्च करना, ये बहुत बड़ी बात है। और आज बेंगलुरु पुलिस ने, कर्नाटक पुलिस ने ये तीनों चीजों को कर सेफ सिटी प्रोजेक्ट को लॉन्च करने का काम किया। मित्रों, मैं यहां आया हूं तब इस देश के सारे पुलिस के अंदर अपनी सेवा दे रहे सारे कर्मचारी अधिकारियों को मैं एक बात कहना चाहता हूं कि लखनऊ में हमारा वार्षिक डीजीपी कॉन्फ्रेंस था। उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक पुलिस टेक्नोलॉजी मिशन की स्थापना की। ये पुलिस टेक्नोलॉजी मिशन आने वाले 20 साल तक टेक्नोलॉजी की दृष्टि से किस किस प्रकार की चुनौतियां आएगी, वो सारी चुनौतियों का अभ्यास कर अभी से पुलिस को अच्छी टेक्नोलॉजी से लैस करने का काम करेगा। अभी तो करेगा ही करेगा, परंतु इसका 20 साल का एक रोड मैप तैयार किया जाएगा। उसका 5-5 साल के 4 और रोड मैप तैयार हो गए और ईयरली इसका मॉनिटरिंग होगा। और ये सारी व्यवस्था के आधार पर पुलिस टेक्नोलॉजी से लैस हो, टेक्नोलॉजी को समझे, उसको उपयोग में लाए, पुलिस कर्मियों को टेक्नोलॉजी से प्रशिक्षित करे, क्राइम को रोकने के लिए टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन को जमीन पर उतारे, नागरिकों को न्याय दिलाने के अंदर टेक्नोलॉजी का उपयोग हो,
और अपराधियों को सजा दिलाने के प्रतिशत के अंदर बहुत बड़ी वृद्धि की जाए। एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ समग्रता से इसका विचार कर एक पुलिस टेक्नोलॉजी मिशन आज काम कर रहा है। मैं बहुत विश्वास के साथ कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी ने ये इनिशिएटिव जो लिया है, जब भारत की आजादी की शताब्दी होगी 2037 में, इस देश का पुलिसिंग विश्व का सबसे श्रेष्ठ पुलिसिंग होगा। इसमें कोई अरे बहुत बड़ी उपलब्धि है मित्रों। पुलिस के सामने अनेक प्रकार की चुनौतियां हैं और बेंगलोर जैसे शहर में तो ढेर सारी चुनौतियां होती हैं। इसलिए रीच के साथ स्पीड को भी मेंटेन करना होता है। अगर आपकी पहुंच, आपकी रीच भी नहीं है तो भी पुलिसिंग फेल हो जाएगा, और स्पीड भी नहीं है तो भी पुलिसिंग फेल हो जाएगा। आपकी रीच और स्पीड दोनों को मेंटेन करना है तो टेक्नोलॉजी के अलावे हमारे पास कोई उपाय नहीं। चुनौतियां अनेक प्रकार की हैं। कुछ शहर की होती है, कुछ राज्य की होती है, कुछ क्षेत्र की होती है, कुछ राष्ट्रीय स्तर पर होती है और कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की चुनौतियों को भी सामना करना। क्योंकि आज सोशल मीडिया की गति कोई नहीं रोक सकता। आपको लगेगा कि हमारा तो बहुत छोटा सा क्षेत्र सागर किनारे से टच करता है, हमें क्या अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियां आएगी। नारकोटिक्स यहां पर भी आ सकता है, जाली नोट यहां पर भी आ सकते हैं, और जो छोटा सा भी सागर किनारा है वहां से भी किसी भी प्रकार की मुसीबत आ सकती है। रेडिकलाइजेशन ऑनलाइन करना बहुत सरल है, उसको भी काउंटर करना है, इसका तोड़ भी निकालना है और उसको सख्ती के साथ निपटना भी है। और अगर ये करना है तो प्रिवेंटिव और प्रोएक्टिव अप्रोच के बगैर ये हो नहीं सकता। प्रिवेंटिव और प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ साथ टेक्नोलॉजी की दृष्टि से भी हमें आगे जाना पड़ेगा। मोदी सरकार ने इसमें ढेर सारे इनिशिएटिव लिए। साइबर अपराधों की रियल टाइम रिपोर्टिंग, फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं का राष्ट्रीय नेटवर्क, एफएसएल यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए फॉरेंसिक साइंस के ज्ञाता विद्यार्थियों की फौज खड़ी करना, सैकड़ों हैकेथॉन के माध्यम से सारी चुनौतियों का जवाब ढूंढना, साइबर हाइजीन सुनिश्चित करना, साइबर जागरूकता को हरेक युवा तक पहुंचाना, ये सारी चैलेंजेस को, इसका जवाब ढूंढने के लिए 2017 में केंद्र सरकार के इनिशिएटिव से एक साइबर और सूचना सुरक्षा प्रभाग बना गया। CIS के नाम से ये प्रभाग आज काम कर रहा है। और फिर ढेर सारे इनिशिएटिव, मेरे 3.5 साल के अनुभव में मैं कह सकता हूं कि शायद ही किसी सरकार ने आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों को सामना करने के लिए इतने सारे इनिशिएटिव लिए हुए। एक साइबर अपराध समन्वय केंद्र हमने बनाया है, जिसके तहत I4C के नाम से पॉपुलर है, जिसके तहत 7 इंस्टीट्यूशन, 7 प्लेटफॉर्म लॉन्च किए गए।
नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिक यूनिट, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, नेशनल साइबर क्राइम फोरेंसिक लेबोरेटरी, नेशनल साइबर क्राइम ट्रेनिंग सेंटर, जॉइंट साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन टास्क फोर्स, साइबर क्राइम इकोसिस्टम मैनेजमेंट यूनिट और नेशनल साइबर क्राइम रिसर्च एंड इनोवेशन सेंटर। ये 7 प्लेटफॉर्म एक साथ कोऑर्डिनेशन से काम करते हैं और I4C को कंप्लीट करते हैं। आप सभी यहां बैठे हैं, ज्यादातर हमें जो चीज नहीं हुई है वो ही दिखाई पड़ती है। देश में क्या अच्छा हुआ है वो ना जानने की हमें फुर्सत है, ना जानने की उत्सुकता है। मगर मेरा तो ड्यूटी है कि मैं आपको बताऊं कि दुनिया में कुछ अच्छा भी होता है भाई, और अब इस देश में बहुत कुछ अच्छा होता है मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद। एक CCTNS नेटवर्क बनाया है। CCTNS नेटवर्क ने इस देश के 16,477 पुलिस थानों को ऑनलाइन जोड़ने का काम कर दिया है और देश के 99.9% पुलिस स्टेशन आज ऑनलाइन हो गए। जो 0.01% है वो पुलिस स्टेशन है जहां कनेक्टिविटी नहीं। बाकी सारे पुलिस स्टेशनों को कनेक्ट करने का काम आज समाप्त हो गया है। CCTNS डेटाबेस में अब तक 30 करोड़ पुलिस का रिकॉर्ड, 30 करोड़ रिकॉर्ड आज CCTNS पर ऑनलाइन उपलब्ध है। CCTNS का उपयोग कर नागरिक सेवाएं जो दी जाती है उसमें अब तक 12.82 करोड़ कंप्लेंट्स मिले हैं और उसमें से 12.35 करोड़ कंप्लेंट का जवाब और निस्तारण हो चुका है। आप कल्पना कर सकते हैं 12.82 करोड़ कंप्लेंट्स ऑनलाइन आए हैं और उसमें से 12 करोड़ 35 लाख का निस्तारण हो चुका है। आपको होगा कि भी CCTNS बनाने से क्या फायदा? ढेर सारे फायदे, बहुत मैं डिटेल में जाना नहीं चाहता, परंतु इतना कहना चाहता हूं कि पहले पासपोर्ट वेरिफिकेशन एक फॉर्मेलिटी थी। मैं सुरक्षा की दृष्टि से कहता हूं, नागरिक सेवा की दृष्टि से बाद में बताऊं। क्योंकि होता क्या था, पासपोर्ट ऑफिसर आपके थाने को भेजता था कि भाई फला व्यक्ति पासपोर्ट की डिमांड किया है, उस पर कोई FIR है या नहीं, और थानेदार साहब लिख देते थे कि नहीं हमारे थाने में कोई FIR नहीं है, मगर पास वाले थाने में हुई है तो इसका कोई हिसाब किताब नहीं था और उसको पासपोर्ट मिल जाता था। अब मुझे बताइए वेरिफिकेशन का कोई फायदा है? और नागरिक सुविधा की दृष्टि से बताता हूं, आपको पुलिस स्टेशन में जाना पड़ता था, जवाब लिखवाना पड़ता था, हवलदार साहब कहेंगे आज नहीं भाई परसों आओ, आज जरा बड़े साहब आए, हमारा इंस्पेक्शन है, वगैरह वगैरह वगैरह। अब ऑनलाइन आपकी एप्लीकेशन पासपोर्ट ऑफिसर पुलिस थाने में भेजता है। देश भर के 16,000 के ज्यादा पुलिस थानों में आपके नाम का सर्च कर NOC वो 3 ही घंटे में पासपोर्ट ऑफिस में भेज सकता है। अब आपको अगर कोई गाड़ी खरीदनी है तो सेकेंड हैंड गाड़ी बेचने वाले डीलर के पास गए और चोरी की गाड़ी आपको पकड़ा दी, तो देखिए सब क्या सामत आती है आपकी। जब पकड़ी जाएगी चोरी तो चोर को पूछेंगे कहां बेची थी, फिर डीलर के पास, डीलर को पूछेंगे कहां बेची थी, तो फिर आपके पास, और आपको कहेंगे चोरी का माल खरीदने का आप पर गुनाह हुआ है। होता है या नहीं होता है? अब नहीं हो सकता, क्योंकि आप जैसे नंबर ऑनलाइन डाल दीजिए तो आप देख पाओगे कि ये गाड़ी चोरी की है या नहीं है, 2 मिनट में आपको जवाब मिल जाएगा।
मैं छोटे छोटे उदाहरण इसलिए देता हूं, इससे बहुत बड़ा फायदा नागरिकों का भी होने वाला है, इससे बहुत बड़ा लोड पुलिस कर्मियों का भी समाप्त होने वाला है। सीसीटीएनएस के साथ साथ आईसीजेएस की भी हमने कल्पना की है। आईसीजेएस और सीसीटीएनएस मिलाकर एक कंप्लीट सिस्टम खड़ी होती है। अब ये प्रोसेस में तो कई लोगों को लगेगा कि कब दिखाई पड़ेगा। मैं आपको बताता हूं 2024 के पहले आपको इसका पूरा फायदा मिलने वाला है। इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है, इसके अंदर ई पुलिस, ई कोर्ट, ई जेल, ई फॉरेंसिक और ई प्रोसिक्यूशन, ये सारा का सारा समाहित है और उसका भी इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गया है। आपका कोई केस है तो कब डेट है, कितनी गवाही हो गई, लॉयर साहब सच बताए झूठ बताए भरोसा मत करिएगा। आईसीजेएस में चले जाइए, ऑनलाइन आपको दिखाई पड़ेगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि, लॉयर साहब खफा ना हो जाए कोई बैठे हो, बहुत बड़ी उपलब्धि होने वाली और इसका इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत स्पीड से लागू हो गया है। ई फॉरेंसिक एप्लीकेशन देश की 117 फॉरेंसिक लैब में लागू हो गया है। 1300 जेल ई जेल के साथ जुड़ चुके हैं। ई प्रोसिक्यूशन 751 जिले में इसका ट्रायल शुरू हो चुका है। ट्रायल सक्सेस होते ही ये 751 जिले की कनेक्टिविटी का काम पूरा कर लिया गया है और शेष 153 जिले हैं जो ज्यादातर नॉर्थ ईस्ट के हैं, इसका काम 20 दिसंबर के पहले हम समाप्त। तो सीसीटीएनएस और इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, ये दोनों को इकट्ठा करते हैं तो कंप्लीट ई सर्विस नागरिकों को आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में, पुलिस की सेवाओं के क्षेत्र में आपको मिल सके। अब आईसीजेएस का दूसरा चरण भी शुरू हो गया है। आईसीजेएस को मजबूत करने के लिए डेटा एक्सचेंज, सिंगल पॉइंट डेटा एंट्री, सिक्योरिटी, ऑनलाइन और पेपरलेस इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान, ये दूसरे चरण में होगा, जिसके पीछे सरकार 3500 करोड़ रुपया खर्च करने वाली है, 3500 करोड़। और एक बहुत बड़ी उपलब्धि है मित्रों। अभी तो ये सिस्टम आइसोलेशन में काम कर रही है, जब इसका एक्सचेंज शुरू होगा तो इसकी सेवा करने की क्षमता अनेक गुना बढ़ जाएगी। एक नवीस कर फिंगरप्रिंट प्रणाली हमने बनाई। देश भर में अब जितने फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं अपराधियों के, वो सारे नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अंदर स्टोर हो जाते हैं। लगभग अब तक 1 करोड़ से ज्यादा रिकॉर्ड उपलब्ध हो गया है। मैं आपको छोटे से उदाहरण से नफीस की उपयोगिता समझाऊंगा। मानो किसी के घर में बेंगलुरु में चोरी हो गई, एफएसएल वाले आए, फिंगरप्रिंट लिया। अभी क्या स्थिति है, फिंगरप्रिंट के आधार पर पुलिस को पहले व्यक्ति को पकड़ना है, फिर फिंगरप्रिंट मैच करना है और फिर इसको सजा करानी है। अगर ये फिंगरप्रिंट मिल गई, वो नफीस में डाल देगा अपने थाने से, 30 सेकंड के अंदर ये फिंगरप्रिंट किसकी है वो उसको मालूम पड़ जाएगा। तो फिर तो उसको पकड़कर ले आना है और कुछ नहीं करना है। तो जेल में जितने फिंगरप्रिंट देश भर की जेल में है, जितने थाने में है, जितने कोर्ट में है, वो सभी को नफीस के अंदर ये 2 साल के अंदर हम डाल देंगे। तो आदतन जो गुनहगार है वो बाद में बच नहीं सकते। और 31 जनवरी 2023 तक
कर्नाटक ने 5829 बार नफीस का उपयोग किया है और 5300 लोगों को पकड़ने का काम किया है। 5829। मगर अभी तो डेटा पूरा नहीं है, सब हो जाएगा तब ये और मजबूती से काम। और डेटा संग्रह की कैपेसिटी हमने 300 करोड़ की रखी है, आबादी से भी ज्यादा, कई गुना ज्यादा रखी है। इसके साथ महिलाओं के साथ अपराध के लिए, जो अपराधी महिलाओं की सुरक्षा से छेड़खानी करते हैं, इन्वेस्टिगेशन ट्रैकिंग सिस्टम फॉर सेक्सुअल ऑफेंस एक बड़ा प्लेटफॉर्म हमने बनाया है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, इसकी उपयोगिता कैसी है। 2018 में इसके उपयोग में वृद्धि दर 43% थी और 23 में इसकी वृद्धि दर 60% रही। इसके अलावा ढेर सारे हमने इनिशिएटिव लिए हैं। एक 1930 साइबर फ्रॉड के लिए है, वहां फोन करते ही 30 सेकंड के अंदर इसका मोबाइल भी सीज हो जाता है, कार्ड आपका स्वैप चोरी हो गया है तो कार्ड भी स्वीप हो जाएगा और पैसा इसके बैंक अकाउंट में फ्रीज हो जाता है। 1930 सेंटर फॉर मिसिंग ऑफ एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन, इसकी भी बहुत बड़ा उपयोग हुआ है। ढेर सारे बच्चे कुंभ के अंदर जो बिछड़ गए थे उसको प्राप्त करने का काम, क्योंकि अब आधार सबका बना है तो आधार के अंदर इसकी फिंगरप्रिंट होती है, इससे हमने ढूंढने का काम किया। तो पुलिस थाने में बच्चा था, माँ बाप कहीं और ढूंढ रहे थे, दोनों का मिलान कर ढेर सारे बच्चों को अपने माँ बाप के साथ पहुंचाने का काम हमने किया है। और CFSL हैदराबाद में राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला हमने राष्ट्र को समर्पित कर चुके हैं। साइबर दोस्त बनाया गया है, नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाया गया है। साइबर हाइजीन को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय और प्रदेशों के द्वारा इंप्लीमेंटेशन के लिए ईयरली प्रोग्राम हम तैयार कर रहे हैं और ये सारी सुविधाएं 2-3 साल में बनी, मगर इसके शुरुआती परिणाम बहुत अच्छे मिले और ढेर सारे इसका उपयोग भी हुआ है। मैं बहुत ज्यादा आपका समय लेना नहीं चाहता उपलब्धियों को बताकर, परंतु मैं विश्वास से कह सकता हूं कि ट्रेनिंग का काम भी हम ऑनलाइन कर रहे हैं, फॉरेंसिक को भी ऑनलाइन लाने का काम कर रहे हैं। मित्रों, आज जो शुरुआत सेफ सिटी प्रोजेक्ट की बेंगलोर की हुई है, इसके जब सभी चरण समाप्त हो जाएंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बेंगलोर इस सेफ सिटी सच अर्थ में बनेगा, इसमें कोई शंका आपको नहीं। और ढेर सारे शहरों को सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत लेकर चरणबद्ध तरीके से पूरे देश की अर्बन पुलिसिंग को एक प्रकार से नया आयाम देने का हमारा काम, हमारी योजना है। और मोदी जी का आग्रह है कि टेक्नोलॉजी का उपयोग संवेदनशीलता के साथ हो। जब सॉफ्टवेयर बने तब गरीब से गरीब व्यक्ति जिसकी कोई रीच नहीं है, ऐसी व्यक्ति को भी वो सॉफ्टवेयर पहुंचना चाहिए। उसकी रीच नहीं है मगर सॉफ्टवेयर की रीच उस तक हो जाए, इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए। और मोदी जी के दिए हुए मंत्र के आधार पर ही गृह मंत्रालय आगे बढ़ रहा है। मित्रों, आज मैं यहां आया हूं तब प्रधानमंत्री जी ने बेंगलुरु के लिए ढेर सारे काम किए हैं। NIA का एक ऑफिस बेंगलुरु में खोला गया, हमारे MP साहब पीछे पड़ गए थे।
बैन लगाया गया है। अब किसी की हिम्मत नहीं है कर्नाटक की शांति के अंदर खलल डाल सके। बेंगलुरु मेट्रो में ढेर सारी प्रगति हुई है, लगभग 56 किलोमीटर तक पहुंच गई है और अगले साल तक 100 किलोमीटर तक पहुंच जाएगी और अब तक 13,000 करोड़ रुपए इस पर खर्च हो चुका है। बेंगलुरु की उपनगरीय रेल 15,800 करोड़ इसके लिए आवंटित किए गए हैं और ये 40 वर्षों से पेंडिंग प्रोजेक्ट जो सरदार मनमोहन सिंह के वक्त यहां से भेजा गया था, मोदी जी ने इसको 40 महीने में पूरा करने का वादा बेंगलुरु के लोगों से किया है। आप समझिए स्पीड और स्केल क्या है। 10 लेन बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे लगभग 8,000 करोड़ की लागत आएगी। 17,000 करोड़ की लागत से 4 लेन और 6 लेन जैसा ट्रैफिक जहां इस प्रकार का बनाया है। बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे 31,000 करोड़ की लागत से बेंगलुरु हैदराबाद एक्सप्रेसवे, बेंगलुरु चेन्नई मैसूर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर और 2,000 करोड़ की लागत से बेंगलुरु उत्तर ग्रामीण और मांड्या में नेशनल हाईवे 275 NH का निर्माण शुरू करना है। इसके साथ साथ जो फायदा बेंगलुरु को अलग अलग नीतियों का हुआ है वो भी मैं जरूर बताना चाहूंगा। 100 से अधिक यूनिकॉर्न स्टार्टअप हमारे पास है, इसमें से 40 अकेले बेंगलुरु में। आप कल्पना कर सकते हैं $1 अरब से ज्यादा ये 40 स्टार्टअप की संपत्ति। अगर मोदी जी ने स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप इंडिया पॉलिसी न लाए होते तो बच्चे करते अपने तरीके से, मगर शायद इतनी स्पीड से न बढ़ पाते। इसका सबसे बड़ा फायदा किसी को हुआ है तो बेंगलुरु में हुआ है, बेंगलुरु को हुआ है। स्पेस सेक्टर में बेंगलुरु की आज हिस्सेदारी 25% है और स्पेस के सेक्टर को अब प्राइवेट उद्योग वालों के लिए भी खोलने का काम मोदी जी ने कर दिया है। इसके लिए पॉलिसी भी, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट अगर किसी को होने वाला है तो बेंगलुरु को। FDI में कर्नाटक देश में पहले स्थान पर है। मैं तो मुंबई जी को अभिनंदन देना चाहूंगा कि 2,72,000 करोड़ रुपए का निवेश अकेले कर्नाटक ने जुटा है। देश में अगर 100 डिफेंस एयरक्राफ्ट बनते हैं तो उसमें से 75 बेंगलुरु में बनते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि तो हमारे समय में कारखाना आपके समय में हुआ था, मगर मिलिट्री का एक्सपेंशन आप 10 साल में ये आने का नहीं कर पाए थे। ये मोदी जी ने किया है और आत्मनिर्भर इस क्षेत्र में भारत को बनाने का काम प्रधानमंत्री